नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में। पॉलिटी की क्लास में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण यानी कि चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर कुछ दोस्तों को डाउट होगा कि वो मेरे से ही पॉलिटी की क्लास क्यों पढ़ें, क्योंकि YouTube के चैनल पर एक से बढ़कर एक पॉलिटी के टीचर हैं, बहुत सी कोचिंग सेंटर हैं जो पॉलिटी पढ़ा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप ही की तरह जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी लगता था कि कोई इजीली वे में, आसान भाषा में, या फिर जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं उसके कोई नोट्स प्रोवाइड करा दे जिससे कि समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तो आपकी इस समस्या के लिए मैंने अपने नोट्स जो हैंडमेड हैं मैं वो आपको शेयर करूंगा और साथ ही सारा पढ़ा दूंगा सुभाष कश्यप से, लक्ष्मीकांत से। तो इसमें पॉलिटी में बेसिकली होता क्या है कि हम पॉलिटी को जितनी बार पढ़ते हैं तो उसमें उतना ही नया हमको लगता जाता है, और पेपर में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हम गलत कर आते हैं। हमको पॉलिटी में कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पॉलिटी अच्छे से याद है, हम कर आएंगे, लेकिन पेपर में आपके साथ बहुत सौ के साथ ऐसा होता होगा कि मान लिया अगर 12 क्वेश्चन आए तो आप 3-4 क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। तो उसी गलती को सुधार करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई पेपर में हुआ है जिसको बाद में मैंने सुधार करते हुए अपने हैंडमेड नोट्स बनाए, और जैसे मैं पहले पॉलिटी की किताब पढ़ता हूँ उसके बाद मैंने नोट्स पढ़ लेता हूँ तो वो ईजिली याद हो जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें, स्पेशली हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं संविधान का निर्माण। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि इसका ओवरव्यू की सबसे पहले संविधान के निर्माण की बात कैसे उठी। तो इसमें सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा। तो यहाँ पे याद रख लीजिए किसने रखा, M.N. रॉय ने। और उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन वो फेल हो गया क्योंकि इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन। और उसके बाद अब हम देखते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था, जो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत हुआ था। अब इस योजना की विशेषताएं देख लेते क्या हैं। अगर आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर संविधान का निर्माण लगभग 8 पेज में है, और इसको मैंने केवल एक ही पेज में पूरा का पूरा कर लिया है और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसके। तो देखते हैं गठन में क्या है। तो इसमें सदस्य संख्या इसकी कितनी होनी थी, 389। उनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। और उन 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। और हर प्रांत एवं देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी उस टाइम की जनसंख्या के अनुसार। तो आप याद रख लीजिए सदस्य संख्या कितनी होनी थी, 389। उनमें से 296 ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे एसएससी में बनते हैं, स्टेट पीएससी में कोई सा भी हो वहाँ पर बनते हैं, और 1-2 क्वेश्चन इक्का दुक्का कभी कभार यूपीएससी में भी आ जाता है। तो जो ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई थी सीटें, उसमें से उनका चयन जनसंख्या के अनुपात पर 3 प्रमुख समुदाय के बीच में से किया जाना था। ये 3 समुदाय कौन से थे, मुस्लिम, सिख, और मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो बाकी बचे हैं यानी कि सामान्य कैटेगरी। तो उसके बाद क्या हुआ था, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो संविधान सभा के लिए इसके लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए, और ब्रिटिश भारत के लिए जो आवंटित सीटें थी, जो मैंने पहले बताया 296 सीटें थी, टोटल कितनी थी 389, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें किसके लिए थी, देसी रियासतों के लिए। तो 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुए। इसमें से आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73,
और छोटे समूह जो बाकी बचे हैं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली, लेकिन जो 93 सीटें थी देशी रियासतों के लिए वो भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग कर लिया था। तो अब देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। इसका मैंने पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो कार्य प्रणाली में क्या हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन कार्य प्रणाली से पूछे गए हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और वो अपनी जो बात थी अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़ी रही। तो इसीलिए इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, क्योंकि जो बाकी के बचे सदस्य थे मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने इस बैठक से हटने का मन बना लिया था। तो फ्रांस की ही तरह इसके सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो संविधान सभा के लिए 2 उपाध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णामाचारी। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसके 8 पॉइंट थे, आपको देखने की जरूरत नहीं है कौन कौन से थे। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। और इसकी जो पहली बैठक जो हुई थी मैंने आपको बताया है 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। आप ये दोनों के दोनों पॉइंट याद कर लीजिए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अब उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 1947। तो उसके बाद सभा की स्थिति देख लेते हैं क्या परिवर्तन हुए। तो उसके बाद सभा को पूरी तरीके से संप्रभु बनाया दिया गया। संप्रभु का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी संविधान बनाना बिगर किसी हस्तक्षेप के। तो इससे क्या हुआ कि संविधान सभा एक प्रकार से विधायिका भी बन गई थी। तो अगर हम कहें तो सभा को 2 अलग अलग काम करने थे, मतलब पहला था वही संविधान बनाना, तो दूसरा क्या हो गया, आम कानून लागू करना। तो इसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि दोनों कार्य को अलग अलग दिन करेंगे। तो जब संविधान सभा स्वतंत्र भारत के जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब बैठक बतौर विधायिका के रूप में होती थी तो अध्यक्षता कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर। तो इस प्रकार से संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बनी। तो संविधान सभा ने इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य किया। जब मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग हो गए तो उनकी संख्या 389 की बजाय 299 पर आ गिरी। और संविधान सभा के अन्य कार्य देख लेते हैं कि इन्होंने अन्य कार्य क्या क्या किए। तो यहाँ से क्वेश्चन 4-5 पॉइंट हैं। यहाँ से आपको हर क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलेंगे, स्टेट पीएससी हो या फिर एसएससी हो। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पेपर आने वाला है, उसमें भी आएंगे। यूपी ट्रिपल एससी में भी यहाँ से आने के चांसेस हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ये वाला पॉइंट ज़्यादातर पूछा नहीं गया है। और उसके बाद जो पॉइंट है 3-4 वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। किसने? संविधान सभा ने। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को उसने 3 काम किए संविधान सभा ने। तो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या किया? राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। मेरे प्यारे साथियों, आप तीनों पॉइंट याद कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो आप ये याद रख लीजिए, जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले उसका अपना एक झंडा होता है। तो झंडा सबसे पहले 1947, उसके बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो इस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। तो कितने दिन में हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ था। तो उसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हो 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी इसने काम किया था। और अब देखते हैं संविधान सभा की समितियां। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनमें 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी, और इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं बेसिकली। जैसे कि संघ शक्ति समिति के कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों के लिए समिति यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति के लिए भी जवाहरलाल नेहरू। तो जो एक ही हैं उनको मैंने एक साथ ऐड कर दिया है। तो संघ शक्ति, संघीय शक्ति और राज्यों के लिए समिति कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके तीनों एक साथ हो गए। संघ यानी कि सेंटर को मान सकते हैं आप, संघ, संघीय और राज्यों के लिए जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के लिए सरदार पटेल। और सरदार पटेल और एक और के थे, वो थे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के भी सरदार पटेल जी थे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कई बार पेपर में आया है कि प्रारूप समिति के, वो आप सभी को याद होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, तो उसका प्रक्रिया करना और संचालन करना भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उसमें आया। तो आपको 2 तो ये याद हो गए, प्रक्रिया और संचालन किसके हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। और नेहरू जी के पक्ष में 3 संघ, संघीय, राज्य, राज्यों के लिए तो कितने हो गए? 3 और 2 5 समिति, और 1 प्रारूप समिति के छठी मतलब मान लिया 6, तो भीमराव अंबेडकर। तो बाकी बची 2 कौन सी? प्रांतीय और मौलिक अधिकारों संबंधित के लिए सरदार पटेल। और अन्य 13 छोटी समितियां हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे आती भी नहीं है, मैंने वैसे फिर भी लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो इनमें 1-2 मैं बता देता हूँ, जैसे कि सदन समिति के वी पट्टाभी सीतारमैया और कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी थी? प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि बताया अभी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और इसमें 7 अन्य सदस्य भी थे। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी पूछ भी लेता है, ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन इसके सदस्य नहीं थे। तो इनमें कौन थे 7? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। तो और अन्य 6 थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। तो आपको कैसे याद करने हैं? ये 7 हैं, इनमें से एक तो आपके याद है ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनके लिए एक मुंशी चाहिए, तो दूसरा हो गया डॉक्टर के.एम. मुंशी। और उनमें से 3-4 नाम ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के नाम के ऊपर है, जैसे कि गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। तो 4 नाम तो आपके भगवान श्री कृष्ण के नाम पर हो गए, जैसे कि गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, कृष्णामाचारी और माधवराव। माधव भी भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो 4 नाम तो भगवान श्री कृष्ण के हो गए 4, एक अंबेडकर 5 और छठा डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो एक बचे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो आपके यहीं पे याद हो गए सारे के सारे प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इनके ऊपर मैं कल आपको क्वेश्चन बैंक बनाकर दे दूंगा, यानी कि आपको पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री का, पॉलिटी का, और कल मैं ज्योग्राफी के लिए भी स्पेशली एससी और क्या नाम है जो आने वाले पेपर है जैसे कि यूपीएसआई और यूपी SSS के लिए बनाने वाला हूं। क्योंकि बहुत से मेरे साथियों ने कहा है मुझसे कि ज्योग्राफी की भी वीडियो बनाओ। चूँकि ज्योग्राफी में ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, तो मैं प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो। तो कल मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा, किस किस में, हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ में ज्योग्राफी। तो अब देखते हैं संविधान का प्रभाव में आना। तो भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। तो इसमें क्या हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को इसे पारित घोषित कर दिया और 299 सदस्यों में से 284 उपस्थित थे।
तो इसमें क्या हुआ था, जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया था, एक प्रस्तावना, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल, और जो प्रस्तावना थी वो संविधान के बाद लागू की गई थी, जब संविधान लागू हो गया था पूरी तरीके से। और जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। चूंकि ये जो पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन उस दिन कुछ आर्टिकल प्रभाव में आए थे, यानी कि कुछ ही प्रावधान लागू हो गए थे। उसके बाद जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। अब बात आती है कि इसके लिए हमने 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना, क्योंकि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और संविधान के शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अब लास्ट में देखते हैं, आपका एक और रह गया है कि इम्पोर्टेंट तथ्य हैं कि इस संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये भी स्टेट पीएससी में कई बार पूछा है। चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी की, तो आप ये फैक्ट मतलब छोड़कर चले जाते हैं कि इनसे नहीं आता। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मैं भी यूपी स्टेट पीएससी के पेपर देकर आया हूँ। तो इसमें संविधान सभा द्वारा हाथी को मोहर के रूप में अपनाया गया था और सर BN राव को संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। और सचिव कौन थे? HVR अय्यंगर। और प्रारूपकार यानी कि ड्राफ्टमैन कौन थे? LN मुखर्जी। तो और भी पॉइंट है इसमें जो आपको याद नहीं रखने हैं। और आप एक ये भी देख सकते हैं कि मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित एवं B उहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा सौंदर्यकृत किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपकी दूसरा चैप्टर खत्म होता है, संविधान का निर्माण। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से ओलंपिक की शुरुआत हो गई है और जैसे जैसे भारतीयों के संदर्भ में ओलंपिक में हम मेडल जीतेंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और कल से हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। तब तक के लिए चीयर्स फॉर इंडिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।